Assalamu alaikum students. Welcome to another week's lecture for artificial intelligence. In this week's video, we're going to talk about another kind of search that is called adversarial search. थोड़ा रुकें और सोचें जनाब कि what kind of search do you call an adversarial search or what kind of person do you call an adversary? So in general, if we take the dictionary meaning of an adversary, so the adversary wants to harm us. ठीक है, तो अगर मेरा एजेंट अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाह रहा होगा तो मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरी परफॉर्मेंस को खराब करना चाह रहा होगा एंड थिंक हाउ कैन वी प्रोग्राम दिस थिंग। तो अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सोचें हाउ कैन कंप्यूट दिस थिंग। सो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, जैसे हमने प्रीवियस वीक लेक्चर के अंदर देखा, इसका मतलब ये है जनाब कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। हमने शुरू से हमने इस बात को मद्देनजर रखा कि इन जनरल व्हाट यू वांट टू डू इज टू मैक्सिमाइज द एजेंट्स एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो हमारी परफॉर्मेंस तब बेहतर होगी जब हम अपनी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को बेहतर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूंगा, तो अगर किसी को मेरी परफॉर्मेंस को खराब करना होगा तो क्या करेगा? बेसिकली वो ऐसे काम करेगा जिसके जरिए से मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज जो है वो ना कर पाऊँ। तो आज का जो लेक्चर है वी गोना टॉक अबाउट इन दिस वीक्स लेक्चर वी गोना टॉक अबाउट एज एनवायरनमेंट्स जहाँ पे आप अकेले नहीं हैं। अभी तक हमने जितने भी एजेंट्स एनवायरनमेंट्स देखे वहाँ पे तमाम एजेंट्स जो थे दे वर सिंगल एजेंट्स एनवायरनमेंट, यानी कि आप बेसिकली आप चाहे तो ऑनलाइन सर्च थी या स्टोकेस्टिक सर्च थी या फिर मे बी कि जनाब आप सी एस पी पे काम कर रहे थे या इन्फॉर्म सर्चिस पे काम कर रहे थे, नॉट मैटर। बेसिकली आप सिंगल एजेंट थे, आप अपने एजेंट पे थे और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप पे उसका इन्हिसार था। तो अगेन यू कुड जस्ट सिट बैक, अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है यू जस्ट सिट बैक, यू कैन जस्ट सी कि जनाब आपके एक्शंस के अगेंस्ट क्या पॉसिबल आउटकम निकलेंगे एंड देन यू कैन जस्ट परफॉर्म दोज एक्शंस अकॉर्डिंगली। और आप ऑफलाइन तरीके से, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप ऑफलाइन तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकते थे इन सर्चेस के अंदर या उन प्रॉब्लम्स के अंदर। However, in this week's lecture, we are going to take into account one other thing. हम ये देखेंगे जनाब कि हमारा environment तो फिलहाल again we're going to relax this equation as well. अभी environment हमारा deterministic होगा, environment हमारा observable भी होगा, यानी fully observable है। So we can see every aspect of the environment, fully observable भी है। हमारा environment again we are going to static environment। again static से मुराद ये जनाब कि you have, अब तक आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आपकी environment में कोई चेंज जो है वो नहीं होगा। बट वन थिंग दैट वी गोइंग टू चेंज फ्रॉम द प्रीवियस थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट्स। ऐसी environment जहाँ पे आप अकेले नहीं खेल रहे या अकेले परफॉर्म नहीं कर रहे। वी गोइंग टू टॉक अबाउट environment जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एजेंट जो हैं वो आपके पास मौजूद है। एंड यू कैन थिंक अबाउट मैनी एनवायरनमेंट जहाँ पे एक से ज़्यादा एजेंट जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। एंड द इजिएस्ट एग्जांपल्स टू थिंक ऑफ आर गेम्स। अगेन लेट्स से बोर्ड गेम्स। तो बोर्ड गेम्स आर द इजिएस्ट एग्जांपल्स टू थिंक ऑफ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग मोनोपोली, सो आप अकेले तो नहीं खेलते मोनोपोली, यू प्ले विद समवन एल्स। इफ यू आर प्लेइंग गेम्स लाइक चेस, इफ यू आर प्लेइंग गेम्स लाइक चेकर्स, सो यू आर नॉट प्लेइंग देम अलोन, तो यू आर प्लेइंग देम विद समवन एल्स। कोई है जो आपके साथ जो है वो चेस भी खेल रहा है, चेकर्स खेल रहा है। इफ द पर्सन इज एन अपोनेंट, तो अगर आप चेस खेल रहे हो, चेस में आपके सामने वाला ऑफ कोर्स आपका अपोनेंट है, तो अगर मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ देन ऑफ कोर्स वो अपनी यूटिलिटी को मिनिमाइज करना चाह रहा है और मेरे जो एक्शंस हैं उनका अनुसार मेरे अपोनेंट के एक्शंस पे होगा। यानी अगर जो मैं मूव करूंगा तो मेरा अपोनेंट जो है वो कोई मूव करेगा, उसके रिस्पॉन्स में मुझे मूव करनी है ना। अब सारी जो कैलकुलेशन है वो मुझे ऑफलाइन मोड में नहीं बल्कि अपने अपोनेंट को मद्देनजर रखते हुए अपनी कैलकुलेशन जो है वो हमने करनी है। इसी टॉपिक को आज इस वीक में एक्सप्लोर करेंगे और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट जो हैं उन पे निगाह डालेंगे। सो वी गेट कपल ऑफ थिंग्स जो कि हम करेंगे जनाब इस लेक्चर में। द फर्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट आर द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ गेम प्लेइंग। यानी ये स्टेट ऑफ द आर्ट से मुराद ये कि करंटली जो है वो
हम किस तरह किस सतह पे जाके हमारे जो कंप्यूटर एजेंट्स हैं या जो हमारे एआई के प्रोग्राम्स हैं वो किस लेवल पे जाके गेम्स को खेल रहे हैं, या हाउ हाउ वेल इक्विप्ड दे आर टू प्ले गेम्स। वो इंसानों के, लेट्स सपोज ना कि वो इंसानों के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, कि क्या क्या वो हम इंसानों को हरा चुके हैं, या फिर अगेन कोई करीब तरीन पहुंच चुके हैं, किस स्टेज पे मौजूद है। देन वी कैन टॉक अबाउट कि जनाब अगर हमारे पास ऐसी कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारा अपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसी इन्वायरमेंट हम कैसे सर्च करेंगे। देन वी टॉक अबाउट अल्फा एडवर्सरियल सर्च एंड देन कपल ऑफ थिंग्स that are related to optimization of our search. तो basically ये जो points हैं alpha beta pruning and evaluation function, basically ये optimizations हैं जो हम अपनी search adversarial search के ऊपर जो है उसको apply करेंगे। ठीक है जी। So in this week's lecture we're going to talk about game playing game playing agents, फिलहाल game playing agents के ऊपर we can extend these concepts to some other entities as well. So in general, why are we so interested towards games, यानी कि हम क्यों इतना AI के ऊपर हम गेम्स के ऊपर बात करें। द फर्स्ट थिंग दैट वी कंक्लूड कि जनाब गेम्स आर हार्ड टू सॉल्व, यानी कि उनको हार्ड से मुराद है कि जब भी हम कंप्यूटर साइंस की ज़बान के अंदर वर्ड हार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जनाब वो मुश्किल है मेरे लिए या आपके लिए। इसका सिर्फ मतलब ये है जनाब इसका ये कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना मुश्किल है। और कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना क्या चीज़ मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना वो चीज़ें मुश्किल हैं जनाब जो कि कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है, इनकी जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो जैसे हम एल्गोरिथम में पढ़ते हैं जनाब के आपकी स्टेट्स पे, या फिर हमने पहले भी देखा कि हमारी स्पेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है विद द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो जनाब वो ऐसी प्रॉब्लम हमारे लिए जो है वो हार्ड टू सॉल्व है, ताकि तो दैट्स वाई वी आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स थिंग, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे हम ये समझते हैं ना कि ट्रेडिशनली इंसान ही जो है वो इंसान ही जो है वो इसके अंदर एक्सेल करते रहे हैं, तो उन एनवायरनमेंट्स के अंदर हम किस तरीके से अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए जनाब कि अगर एक गेम है चेस, नाउ यू कैन सी जनाब कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ चेस, so do not worry about this thing if you're not aware of chess, but chess is a very popular game, शतरंज जिसे हम उर्दू में कहते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम among humans since वे बिफोर। ठीक है, तो जनाब बादशाहों का गेम कहलाया जाता है, और ये अगर आप चेस अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो अगेन एक तरीके से इंसानी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए जनाब चेस इज़ अ वेरी गुड indication. If you are a good player at chess, then you are considered to be intelligent. ठीक है, तो again now just to make you comfortable with the concept of chess, अगर आपको नहीं पता पहले से, so again in chess we have a 8x8 board. So we have an 8x8 board, something like this. So again I have given many examples of chess before as well, but just to demonstrate. So these we have 1 2 3 4 5 1 another one, again just to give you an idea. So again we have 1 2, so we have 64 boxes, 8 by 8, 64 boxes, and in these 64 boxes we have 16 pieces, 16 pieces per color. So again you have two players, player 1 is playing from in this direction and the player 2 is playing in this direction in general, and you have 16 pieces for player 1, 16 pieces for player 2, and total of 32 pieces. तो अगर देखने में बहुत छोटा सा गेम लग रहा है ना, इट्स नॉट वेरी इंटिमिडेटिंग बाय द लुक्स ऑफ इट, बट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस हो सकते हैं, या डिफरेंट मूव्स जो कि हो सकती हैं, जितनी स्टेट्स जो कि हो सकती हैं किसी गेम की, वो दे आर अबाउट 35 टू द पावर 100, 10 power to the power 100, yeah, which is equivalent to 10 to the power 154. Now if you want to imagine के नंबर कितना बड़ा है, तो जस्ट इमेजिन के आपकी दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया से मुराद ये जनाब के अगर आपसे कहा जाए जनाब कि दुनिया में जितने भी पानी के कतरे हैं उनको काउंट कर लें, तो आप कहेंगे जनाब कि इम्पॉसिबल है कि दुनिया का पानी के पानी कतरे काउंट कर ली जाएंगे, कितने सारे हैं। अगर आपसे कहा जाए जनाब कि जितने भी ज़र्रात हैं उन्हें काउंट कर ली जाए, तो वो भी आपको लगेगा जनाब कि वो बहुत बड़ा एक नंबर बनेगा अगर मैं तमाम दुनिया के ज़र्रात की बात कर लूँ। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कि दुनिया की तमाम स्पीशीज को काउंट कर लें, देन इवन देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट टू हैव
count of all the species in the world because it's such a huge number. Now imagine कि जनाब कि आपसे कहूँ कि चलें अगर this is something that is hard to imagine, then let's say जनाब we count the number of stars that are in our universe. जो कुछ stars हमारे solar system के अंदर हैं, फिर कुछ galaxies हैं, फिर there are multiple galaxies, and each galaxy have a plethora of stars and also so forth. We see जनाब कि अगर हम सिर्फ stars को count करने की बात करें, then there are so many stars that it is very difficult for us to count all of them. Now 10 to the power 154 is such a huge number that it is estimated that the total number of particles in the entire universe are 10 to the power 80. ये पार्टिकल ज़र्रात जो पूरे कायनात के अंदर इतने ज़र्रात हैं उनकी पावर 10 वो 10 की पावर 80 है, और चेस के अंदर जो मूव्स हैं वो 10 की पावर 154. यू कैन जस्ट इमेजिन अगर मैं कंप्यूटर को लगा दूं जनाब के तमाम नोट्स को एक्सप्लोर करे तो यू कैन सी जनाब के इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी कंप्यूटर टू फाइंड आउट द होल नंबर ऑफ नोट्स जो कि किसी चेस गेम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट जो है वो कर सकती हैं, चाहे दुनिया के तमाम कंप्यूटिंग पावर जो है उसके पीछे लगा दें, इवन दो इट विल बिकम वेरी इनफिजिबल वेरी लेंथी फॉर देम टू गेट टू द रियल आंसर. ठीक है, दैट मीन कि ना कि माय ट्रेडिशनल अप्रोच इन दैट दे वोंट वर्क फॉर गेम्स लाइक दिस थिंग. So let's take some state of the art of different chess games. Let's see यहाँ पे different जो games हैं वो क्या state of the art है. Let's say वो checkers जो है it was arguably one of the first game जिसने world champions को हराया. तो again Shinnok जो था उसका एक प्रोग्राम था इसने जनाब ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियंस मारियन टेंसली को 1994 के अंदर हराया. और उसके पास एक डेटाबेस था जो कि तकरीबन 8 फ्यूअल पीसेस जो थी बोर्ड पर उनके तमाम की तमाम डेटाबेसेस जो था मौजूद है इसके उससे अगर 8 या 8 से कम पीसेस हैं बोर्ड पर उनकी जो पोजीशंस हैं नंबर ऑफ पोजीशन जो हो सकती हैं वो तकरीबन 443 बिलियन है. यू कैन सी नाउ हाउ हार्ड इट इज. इसको हमने स्टोर किया हुआ था एक डेटाबेस में जिससे वो मैच कर रहा था. Chess was another very important breakthrough in the field of AI as well. So 1949 again you can see since very the early beginnings of computer people were interested to making programs to play chess. So Claude Shannon, a very famous name in signal theory as well as far as as computer science as well. So उन्होंने जनाब 1949 में ही wrote a paper talking about कि किस तरीके से ऐसे प्रोग्राम को बनाया जाए जो कि अच्छी चेस जो है वो खेल सके. Now you must have heard of the story. The IBM created a supercomputer to play chess against the then world champion and Gary Kasparov in 1996. Gary Kasparov easily defeated the computer program and then invited IBM to come back next year for a rematch. The next year, IBM came up with another machine called Deep Blue, and that machine or the supercomputer defeated Gary Kasparov in a 6-game match. Okay, and then in 2006, Vladimir Kramnik, another Russian, so अगर आप चेस की दुनिया से वाकिफ हैं तो they are very famous names including Magnus Carlsen, Bobby Fischer, and Gary Kasparov, Kramnik, Vishwanath Anand, and they are very famous players in the chess community. So D. Fritz defeated the then world champion Vladimir Kramnik 4-2. It was it's not an easy thing to beat the best player in the world, and now it is considered that the best chess program there's very difficult for any human being to defeat the best chess program, and this is not any this just not a negative exaggeration. It is more or less accepted by the best players as well. And there are some other games as well where people have tried to outperform human beings, और पिछले कुछ सालों के अंदर ये ट्रेंड जो है वो सिर्फ बोर्ड गेम से हट के वीडियो गेम्स पे भी आ चुका है जिसमें स्टार क्राफ्ट है. आपने अल्फा स्टार के नाम सुना होगा. इसी तरीके से देयर इज अनदर was another supercomputer that played poker and defeated the best poker players, human poker players in the world. And there are other games like Othello. There's another game like Go, and Go is multiple times more difficult than chess. So chess से भी बहुत ज़्यादा difficult है Go, and Google created a supercomputer
under the supervision of, I guess, David Silver, and they created a supercomputer called AlphaGo, and the AlphaGo defeated the then best player in 2016, Lee Sedol, by a wide margin. And basically, Lee Sedol commented that he thought that he is playing against a perfect player, ऐसा player जो कि कोई गलती नहीं कर रहा. तो this was something very, again there are many other stories जो कि मैं बाद में आपको उसके बारे में सुनाऊंगा, very interesting stories about the strategy. Okay. So how many kinds of games do we have? Okay, so there are thousands and thousands of different kind of games that we have, but because this is not a class to explore each and every type of game, that we're going to divide our games into current categories, and we're going to attack one kind of category. So again, a game type just about perfect information. Again, perfect information means it's fully observable, and if it's deterministic, then games like chess, Go, Othello, checkers are games where we have perfect information, and the games are deterministic. Then again, we have another game. We have some games like and we have perfect information, but the game is developed on chance, like Monopoly, Ludo. So you can see janab ke Monopoly and Ludo both have these elements of similarly, janab, if we have some less information than deterministic and the game deterministic, then we have blind tic tac toe. Blind tic tac toe is where you do not see कि आपका opponent क्या moves कर रहा है, but there is a referee, वो बता देगा जनाब के अगर आप कहीं mark करना चाह रहे हैं और आपके opponent ने already mark कर दिया है, then the referee will tell you जनाब के basically के whether there is. So in blind tic tac toe, basically you are playing against an opponent जहाँ पे you do not सी द मूव्स, बट अगर आप कोई मूव लगाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी आपका अपोनेंट प्ले कर चुका होता है, तो देयर द रेफरी दैट टेल्स यू बेसिकली के यहाँ पे ऑलरेडी जो है मूव हो चुकी है. एंड देन देयर इज इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पार्शियल इंफॉर्मेशन है, बट देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ चांस एज वेल. सो देयर इज अ ब्रिज, स्क्रैबल, again a nuclear war, and you will see that this game theory is applied in economics and very well much real life scenarios, जो कि हम बहुत बेसिक और सरफेस लेवल पे इस कोर्स इसमें पढ़ रहे हैं. So basically इस lecture के अंदर we are talking about deterministic games that will be fully observable, and one other thing that they are going to be zero sum, and basically this is टर्न टेकिंग गेम्स. कहने का जो टर्न टेकिंग गेम्स जो है वो आपके पास हम देखेंगे. ऐसे गेम जैसे कि चेस है जिसमें आप मूव करते हैं, आपका ओपोनेंट मूव करता है, जैसे कि गो है या थ्वेलो है या चेकर्स है, लूडो है. लूडो इज बेसिकली नॉट डिटर्मिनिस्टिक इन दिस सेंस, बट मैं लूडो के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. बस फिलहाल इन लेक्चर के अंदर हम टॉक अबाउट गेम दैट आर फुली ऑब्जर्वेबल, जीरो सम एंड टर्न टेकिंग. एंड व्हाट डज इट मीन टू बी जीरो सम, इसके बारे में हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करते हैं. So can you see what are zero sum games in the next video. Thank you for listening.